हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो नेट के पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं और कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको डे टू डे मिलते रहे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का विभाजन किसने किया है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का जो वर्णन है वो किसने किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और इन चारों अवस्थाओं को जो है इन्होंने विस्तार से बताया है। तो मैं इन चारों अवस्थाओं के आपके बारे में बता देता हूं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो पहली जो अवस्था इन्होंने बताई थी वो थी संवेदिक अवस्था या संवेदिक पेशीय अवस्था। ठीक है, ये अवस्था जो होगी वो बचपन से या कहे कि जन्म से 2 वर्ष तक होगी। दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई है वो बताई है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था उन्होंने बताई है ये बताई है 2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच में। तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो बताई है ये 7 से 11 वर्ष के बीच बताई है। और चौथी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये बताई है इन्होंने 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच में। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं जो हैं बताई हैं किसने, प्याजे ने, जो कि किससे संबंधित हैं, संज्ञानात्मक विकास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा वयस्क अधिगम सिद्धांत है। एडल्ट लर्निंग थ्योरी की यहाँ पर बात की जा रही है और इनमें से कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, नवशैली जो है ये भी वयस्क अधिगम सिद्धांत का ही हिस्सा है, सम्मान भी है और अपील भी है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। और भी हो जाते जैसे कि अनुभव। ठीक है, अनुभव भी जो है इसका हिस्सा है और नेतृत्व। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है इसमें पूछा जा रहा है। तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कक्षा शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जिज्ञासु मन को विकसित करना। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, जिज्ञासु मन को विकसित करना। ठीक है, कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है कि शोधकर्ता से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल है। ठीक है, नैतिक मुद्दों में शामिल है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा बोल रहा है कि पूर्वाग्रह से बचना। ठीक है, ये भी एक नैतिक मुद्दा है। ठीक है, और उपचार के प्रावधान का अभाव, ये भी एक नैतिक मुद्दे का हिस्सा है। अनुचित शोध पद्धति का उपयोग, ये भी नैतिक मुद्दा है एक तरीके से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और भी इसमें कुछ नैतिक मुद्दे हो सकते थे जैसे कि गलत रिपोर्टिंग। ठीक है, गलत रिपोर्टिंग और जानकारी का अनुचित उपयोग। ठीक है, जानकारी जो होती है, जानकारी का जो है अनुचित उपयोग करना। ठीक है, ये सारे का सारा नैतिक मुद्दों में जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आलेख का प्रकार है। आलेख का प्रकार है। तो इसका सही जो आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आलेख के प्रकार हैं, जैसे कि अर्थ प्रकाशन, वर्णनात्मक और प्रेरक।
ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए एक कथा भी होता है, ठीक है ना, ये 4 प्रकार के आलेख होते हैं, कथा, प्रेरक, वर्णनात्मक और अर्थ प्रकाशक। और अगर आपसे आलेख के चरण पूछ ले, क्योंकि शोध के काफ़ी चरण पूछे गए हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टेप ऑफ रिसर्च के, तो हो सकता है आपसे जो है आर्टिकल के चरण पूछ ले, तो आपको ये भी याद रख लेना है। सबसे पहले जो आलेख में आता है वो आता है परिचय, ठीक है। उसके बाद आता है अमूर्त बनाना, ठीक है, अमूर्त बनाना। फिर आता है लेख लिखना, महिमा साझा करना, पाठ को परिष्कृत करना और सबमिशन करना, सबमिशन करना, ठीक है। ये सारा का सारा चरण है किसका? आलेख का। तो आप याद रखें, क्योंकि शोध वाले चरण पूछे गए हैं तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान का अनुभव से आता है? जो ज्ञान है वो अनुभव से आता है। तो इसका सही आंसर है, शब्द से ही पता चल जाएगा, अनुभववाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अनुभववाद। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। और पहले की वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्ष के बाद जनगणना में उपयोगी होती है? तो 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है ठीक है, हर 10 वर्ष बाद। तो उसके लिए जो विधि या कहें कि जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो है सर्वेक्षण की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण। और ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी पहली जनगणना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे सफल जनगणना कब की गई थी, तो 1881 में की गई थी, ठीक है, सफल जनगणना। इसी के बाद से जो है हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है, ठीक है। तो क्या आप मुझे भी बता सकते हैं सन 2011 की जो जनगणना हुई, ये कौन से नंबर की जनगणना थी? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, ये हमें बताना है, किस बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। तो देखिए 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 4 वर्गों में कंप्यूटर को बांटा गया है। कौन कौन से? तो याद रखना है, पहला है माइक्रो, ठीक है, और दूसरा है मिनी, तीसरा है मेन फ्रेम, और चौथा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं कंप्यूटर के, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।